हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज 13 नवंबर है और एमपी टेट वर्ग 3 का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो आज फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट है उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे थे उन्हें हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही ये क्वेश्चन जो है बताए गए हैं कि पूछे हुए थे आज, और इससे अदर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन याद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे जिन भी शिफ्ट में अदर स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है उनको हेल्प कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं आज मॉर्निंग शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूख और प्यास है। आपसे पूछा है कि जो भूख है और प्यास है वो कौन सा प्रेरक है। और ये बहुत अच्छा और बहुत इजी क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। ये आप लोग जानते ही हैं, ये हमारा जन्मजात प्रेरक होता है। ठीक है, भूख लगना और प्यास लगना ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक होता है, जो कि जन्म से होता है। जब आप कह सकते हैं स्टमक एम्प्टी होता है तो आपको भूख लगने लगती है, आपको प्यास लगने लगती है जब आप थकान महसूस करते हैं, है ना। तो वो क्या है, जन्मजात प्रेरक हैं। इसका राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखिए, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। कैसा संप्रेषण होना चाहिए, आपसे ये पूछा हुआ था। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, उद्देश्य केंद्रित संप्रेषण होना चाहिए। यानी कि संप्रेषण ऐसा होना चाहिए कि उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य हो, किस चीज़ के लिए कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। एज अ टीचर आपको बताना है, क्योंकि जब आप भी फ्यूचर में टीचर बनेंगे ना, तो आप भी ये चीज़ें इसको कैसे डील करेंगे। अगर कोई बच्चा स्कूल में लेट आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ये पूछा है। तो देखिए, डांटना या प्रधानाचार्य को बताना या उनके पेरेंट्स को बताना ये सही नहीं है, बल्कि क्या है कि बच्चे से आप बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे कि बेटा आप लेट क्यों आते हो स्कूल। ठीक है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वर्तमान समय में कौन सा है आपका, सृजनवादी उपागम। ध्यान रखिएगा, सृजनवादी उपागम बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा नई नई चीज़ें खोजने की कोशिश करता है, नई नई चीज़ें खुद से क्रिएट करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका घृणा का। ठीक है, शिक्षकों के जो अपने छात्र होते हैं उनके लिए सर्वाधिक अभाव कह रहा है, तो घृणा का अभाव कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। जब एग्जाम होता है बच्चों का तो कैसे क्वेश्चन आप बच्चों से पूछेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, समझ और अनुप्रयोग पर आधारित। इससे क्या होगा ना, अगर आप ऐसे क्वेश्चन देंगे तो आपको पता चलेगा बच्चे की समझ, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसी है और किस तरीके से वो उसको प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। आप जानते हैं इंडिया क्या है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ पर अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग होते हैं, तो एक क्लासरूम के अंदर भी अनेक भाषाएं बोलने वाले बच्चे आते हैं। तो ये जो बहुभाषिकता है ना, ये कौन सी स्थिति उत्पन्न करती है, ये आपसे पूछा है। ध्यान रखिएगा, जहाँ भी आपसे बहुभाषा की बात आए, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात आए, तो वो एक पॉजिटिव रिसोर्स होता है, यानी कि पॉजिटिव संसाधन माना जाता है। ये माना जाता है कि क्लासरूम में अगर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे होंगे तो सभी बच्चे एक दूसरे की लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा सीखने के समृद्ध संसाधन की स्थिति उत्पन्न करती है। यानी कि ये क्या है, एक रिसोर्स है। ठीक है, ना कि नेगेटिव चीज़ है। क्योंकि देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि बहुभाषिकता क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव नहीं होती है, इट इज़ अ पॉजिटिव टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे बताइए। अचानक से आपको लगा कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो आप क्या करेंगे। क्या आप ध्यान ही नहीं देंगे उनकी तरफ, या आप पढ़ाना बंद कर देंगे, या बच्चों को बार बार ध्यान देने के लिए कहेंगे, या फिर कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन राइट होगा। अगर बच्चे अचानक से पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो वो रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं उसके कारण जानने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे एक्शन रिसर्च, आपने सुना होगा फ्रेंड्स, किसी भी बच्चे के ऊपर किया जाता है ना एक्शन रिसर्च, उसकी पूरी जो बायोडेटा है वो जानने के लिए, वही है क्रियात्मक शोध। तो इसका ज्ञान जो है
एक टीचर को होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये आपसे पूछा है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। हाँ, इसमें यही होता है, बच्चों का पूरा बायोडेटा जाना जाता है, बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है, क्या समस्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश करी जाती है। तो ये चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एक्शन रिसर्च का ज्ञान होना चाहिए एज अ टीचर, ठीक है, इसीलिए ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आप जानते होंगे, आरटी जिसको हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, यही है। इसने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस चीज़ पर जोर दिया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आरटी 2009 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, और अगर किसी बच्चों की जो शिक्षा है अधूरी रह गई है या बीच में छूट गई है तो उसको एज अप्रोप्रिएट क्लासरूम में डाला जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009। तो इन्होंने किस मुख्य धारा पर जोड़ने हेतु ये चीज़ करी थी, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे। बताइए, आपकी क्लासरूम में अगर कोई बच्चा हमेशा शांत रहता है एकदम, तो आप क्या करेंगे। क्या आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, या मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे, या उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, या चुप रहने के कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल है, अगर बच्चा चुप रहता है क्लासरूम में तो आप उसके चुप रहने के कारण जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आखिर वो चुप रहता है तो क्यों रहता है। उसके बाद जैसे आपको कारण पता चले उस पर एज अ टीचर आपने वर्क करना है और बच्चों को जो है चुप नहीं रहने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन को शॉर्ट में हम कहते हैं CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसमें होता क्या है कि बच्चों का कंटिन्यूसली मूल्यांकन किया जाता है। अब कंटिन्यूसली मतलब ये नहीं है कि पर डे मूल्यांकन करेंगे, जैसे टीचर ने 2 चैप्टर पढ़ाए फिर उसका टेस्ट लेते हैं, ये होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली मूल्यांकन। और मूल्यांकन का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता कि आप पेन पेपर टेस्ट ले रहे हैं। मूल्यांकन के अनेक तरीके होते हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स वगैरह कराते हैं, स्कूल में कोई कंपटीशन रख दिया, कोई ग्रुप एक्टिविटी दे दी, तो इन सभी के माध्यम से आप बच्चों का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों का शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन करना। देखिए शैक्षिक मतलब हो गया कि वो पढ़ाई में कैसा है, पेन पेपर टेस्ट लेना। सह शैक्षिक हो गया पढ़ाई से अतिरिक्त जो आप बच्चों को एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह होता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कराते हैं तो वहाँ पर भी बच्चों का मूल्यांकन होता है, तो उसे हम कहते हैं सह शैक्षिक पक्ष। यानी कि पेन पेपर टेस्ट से अन्य जो एक्टिविटीज़ होती हैं वह सह शैक्षिक पक्ष में आती हैं। शैक्षिक को इंग्लिश में कहते हैं स्कोलेस्टिक, और सह शैक्षिक पक्ष होता है को स्कोलेस्टिक, ठीक है। तो CCE का मतलब ब्रॉड टर्म मैंने आपको समझा दिया, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ब्रॉडली समझा दे रही हूँ, ताकि अगर आपके शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप उनको सही करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। बालक केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड की बात हो रही है। तो देखिए बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये सम्मिलित है। बालक के अनुभव को आप प्राथमिकता देंगे, जी बिल्कुल। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देंगे, ये भी सही है। लेकिन आप बच्चे को होमवर्क दे रहे हैं, ये बाल केंद्रित के अंदर नहीं आता, ध्यान रखेंगे। बाल केंद्रित वो शिक्षा होती है जिसमें एजुकेशन सिस्टम के केंद्र में बच्चा माना जाता है, और बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार, उसकी नीड के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो अगर आप उसको लगातार होमवर्क दिए जा रहे हैं तो ये आपका बाल केंद्रित में नहीं आएगा। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे हुए थे, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है। त वर्ग में कौन सा नहीं आता है, ठीक है। तो त वर्ग में जो आपका नहीं आता है वो है फ्रेंड्स द। तो ये कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो त वर्ग में आपका म नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है। राजा नगर में आए ये एक वाक्य है और अर्थ के अनुसार किस प्रकार का ये वाक्य है ये आपसे पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ये आपका विधानार्थक वाक्य है। ठीक है, कौन सा है? विधानार्थक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुव्रीहि सामासिक शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए संबंध बहुव्रीहि आपका दशानन, दश हैं आनंद जिसके रावण। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा बताइए। वाक्य है आपका, तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों को खोज में रहते हैं जो डैश हों। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा जो आँख के अंधे गांठ के पूरे हों। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपना सिर खुजाता हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। मैं अपना सर खुजाता हूँ तो ये आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह कौन सा वाक्य है? वाक्य क्या है ध्यान से सुनिए, मैं खाना खा चुका तब वह आया, तो ये कौन सा वाक्य होगा? सिंपल है ये आपका क्या मिश्र वाक्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक वाक्य है, उसके बाद यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है? आपका मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो सभी ने सही करा होगा, विशेषण है। ठीक है, काला क्या है? विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है कुत्ते की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? वाक्य है आपका, आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो। तो बताइए इसमें एक विराम चिन्ह का लोप है, छुपा हुआ है, वो कौन सा है? तो सीधी सी बात है, इसमें पूर्ण विराम जो है यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो इसका यहाँ पर लोप है, इसलिए पूर्ण विराम इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वो क्या कहलाते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृत के कुछ मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनार 100 बीमार, यह क्या है? क्या यह मुहावरा है, वाक्यांश है, वाक्य है या लोकोक्ति है? ये क्या है? तो ये है फ्रेंड्स आपकी लोकोक्ति। एक अनार 100 बीमार क्या है? लोकोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है, कोप का पर्यायवाची आपसे पूछा हुआ है, तो वो है फ्रेंड्स यहाँ पर अमर्ष। ठीक है, क्या है? अमर्ष है। आगे देखिए, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा है। उसे संयुक्त स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वर, संधि स्वर या फिर मूल स्वर? तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स संयुक्त स्वर। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गौरव गाथा, इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह क्या कहलाता है? गौरव गाथा, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये क्या है? आपका योजक चिन्ह है। कभी भी आपको दिखता है ना दो शब्दों के बीच में इस तरीके से डैश लगा हो, इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे माता पिता, आपने देखा होगा ये योजक चिन्ह लगा है, ये क्या है? योजक चिन्ह है ये डैश। ठीक है, ऐसे ही हम कहते हैं दिन रात, दिन रात में भी आपका योजक चिन्ह लगा होता है, तो बस इस चिन्ह को पहचान लिए, इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। और यहाँ से मैं एक दूसरी चीज़ आपको कनेक्ट करके बताती हूँ फ्रेंड्स, आपने समास पढ़े होंगे, समास में जो आपका द्वंद्व समास आता है, द्वंद्व समास की भी यही कैरेक्टरिस्टिक है कि दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह प्रयोग होता है। जहाँ भी आपको दिख रहा है योजक चिन्ह लगा है दो शब्दों के बीच में, तो सीधा आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये क्या है? द्वंद्व समास है इसमें। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि माता पिता में कौन सा समास है, आप देखिए योजक चिन्ह लगा है, दैट मीन्स इसमें क्या है? द्वंद्व समास है। दिन रात में कौन सा समास है? आप कहेंगे द्वंद्व समास है। ऊपर नीचे में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है ना। पूरब पश्चिम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो योजक चिन्ह आप पहचान लीजिए और द्वंद्व समास की कैरेक्टरिस्टिक भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? बताइए, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पर अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा या फिर द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था योजक चिन्ह लगा होता है,
और इसमें योजक चिन्ह लगा नहीं है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, पॉकेट मार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है, ये बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? आंखें दिखाना, बताइए, ऑप्शन है आपके सामने। आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो देखिए, आंखें दिखाना मतलब होता है क्रोध से देखना। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, ये सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहु रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे वो हमने डिस्कस करे। अगर आपको अदर कोई क्वेश्चन याद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।